हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर लेविस एसिड लेविस बेस से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने डेगो रूल किया था, तो अभी लेविस एसिड और लेविस बेस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। तो देखिए लेविस एसिड लेविस बेस क्या होता है। इसको करने से पहले सीधा सीधा सबसे पहले देखिए बेटा BF3 और NH3 इनके डायग्राम बनाने की, इनकी हाइब्रिडेशन निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर इनका पता करते हैं इसमें होता क्या है। तो देखिए बोरोन एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्या आएगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 1s2 2s2 2p1। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। अब इसको एक्सपेंड करके लिखते हैं। 2s में 2 थे, 2s में 1 कर दिया, 2px में 1, 2py में 1। हालांकि याद रखना सबसे पहला बॉन्ड p के साथ जब भी बनेगा वो z एक्सिस के साथ में बनता होता है, बट कन्वीनियंस के लिए हम किसी को भी एक्स वाई के साथ जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आप p का जब भी बॉन्ड बनाएंगे वो z के साथ बनाएंगे सबसे पहला। ये कन्वीनियंस के लिए माना जाता है, उन लोगों ने मान लिया, हमने मान लिया। बाकी बना तो तीनों की एनर्जी सेम है, ऑर्बिटल का शेप सेम है, तो किसी के साथ भी बना दो, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, बट जनरली दिखाने के लिए हम फिर पी को ही शो करते हैं, ये उनका ओपिनियन है, तो हम भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए बेटा आगे क्या होता है। 1s2 2s2 1s2 2s1 2px 2py 2pz। तो z में है खाली। मैंने बोला था जो शेल स्टार्ट हो जाती है उसको पूरा शो करना पड़ता है, तो सेकंड शेल पूरी शो कर दी। 3 फ्लोरीन जुड़ गए, BF3। यस, जुड़ गए ना। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। एक s का और 2 p के ऑर्बिटल हैं जो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तीनों के तीनों सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन बन गई। सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ सिग्मा है तो सिग्मा तो सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, सॉरी, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो अब देखिए जरा 2pz खाली है। अब एक और चीज, एटम बॉन्ड क्यों बनाता है? क्योंकि उसका ऑर्बिटल खाली होता है, उसको सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में करने होते हैं, पहला रीजन। चलो ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन खाली थे, तीनों के साथ पेयरिंग कर ली, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए। लेकिन एक और खास चीज है, एक और रीजन है। दूसरा रीजन है कि एटम सिर्फ खाली नहीं, उसको एक और चीज करनी होती है, और वो करना होता है कि वो अपनी किसी भी शेल को खाली नहीं रखना चाहता। इलेक्ट्रॉन अपनी शेल को, एटम अपनी शेल को खाली नहीं रखना चाहता, वहां पर एटम इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो 2pz खाली है। यस, दिखाई दे रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो यानी कि बोरोन के पास में, नॉट ओनली बोरोन, बोरोन फैमिली के पास, याद रख लेना, बोरोन फैमिली, बोरोन, बोरोन के नीचे क्या आता है? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यस। सर। तो इस पूरी फैमिली के पास में जब भी आप लिखोगे इसमें 2pz है, 2pz, ठीक है यार, 2p जो भी एक ऑर्बिटल होगा, इसका 3pz मिलेगा पक्का, इसका 4pz मिलेगा पक्का, इसका 5pz मिलेगा, और इसका 6pz मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? इसके नीचे होता है निहोनियम, इसका 7pz मिलेगा। क्लियर है भाई? निहोनियम तक मैंने याद करवा रखे हैं, पूरी पीरियोडिक टेबल आप लोगों को दे रखी है मैंने, उसकी सिंपल ट्रिक्स भी दे रखी हैं। कितने बच्चों को याद है किसी को याद? या आप लोगों का बैच ही शुरू नहीं हुआ था, मेरे को लग रहा है। सर स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी हुआ है कुछ दिनों पहले आपके साथ। तो पीछे आप लोगों ने नहीं करी होगी, ठीक, कोई बात नहीं। मैं पीरियोडिक टेबल की पूरी ट्रिक लिख के आपको, मतलब लिखी हुई है, उसके इमेजेस आपको किसी लेक्चर में ऐड कर दूंगा। एक बच्चे ने हैंड रेज किया था, किसको याद अभी पूरी पीरियोडिक टेबल अभी तक? सर माई कौन कर रहा है? आपको याद है सारी? नो सर, माई कौन कर रहा था ना, क्या? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पूरी पीरियोडिक टेबल को याद करने का भी तरीका आप लोगों को मैं बता दूंगा किसी दिन लेक्चर में, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या कर रहे थे हम? हाँ, तो ये देखिए सभी में पी खाली होता है, ठीक है। इनका डेफिनेटली पी जो है वो खाली मिलेगा। निहोनियम होता है, NH होता है, NI नहीं, ठीक है। तो NI तो निकल होता है। तो इनका सबका क्या मिलेगा? पी खाली मिलेगा। ये 7pz, ये सब में 0 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? तो हमने यहाँ पर इसको तो जस्ट मेंशन कर दिया ऐसे। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये आपको सबको समझ में आएगा। पूरी बोरोन फैमिली के पास में क्या होता है? एक ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है, याद रहेगा। यस सर। कार्बन फैमिली अगर आप बात करते हो तो कार्बन फैमिली की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे ना, कार्बन में कितने होते हैं? 6 होते हैं ना, तो पी में आते हैं 2। अगर पी में 1 आ जाएगा तो एक फ्लोरीन और जुड़ जाएगी। तो कार्बन फैमिली में पूरे पूरे होते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन खाली है ना लोन पेयर है। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। सफिशिएंट होते हैं सारे इलेक्ट्रॉन, ना लोन पेयर है ना खाली इलेक्ट्रॉन है। फिर कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन की पूरी फैमिली के पास एक है। नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फैमिली के पास 2 लोन पेयर है। फिर उसके बाद में आता है फ्लोरीन, फ्लोरीन फैमिली के पास 3 लोन पेयर है। पूरी फैमिली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन सबके साथ में 3 लोन पेयर खाली होती है।
क्लियर है, मतलब 3-3 लोन पेयर होते हैं। यस समझ सर। में आ गया? तो अब देखो होगा क्या। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रखी है, एक लोन पेयर होता है, हमें पता है 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो इसमें जब एक्सपेंड करेंगे इसको 2s2 2px 2py 2pz, ठीक है भाई। तो इस तरह से तीनों एक के साथ जुड़ गए, बट सेकंड शेल के सारे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 2s2 क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये तो समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये कर चुके हैं हम, लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं और कैसे बॉन्ड बनते हैं, हाइब्रिडेशन भी कर चुके हैं। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, NH3 की बताना जरा। सर 2p3। हाइब्रिडाइजेशन सर sp3 sp3 सर S का sp3 एक ऑर्बिटल है sp3 और होगी। P के और 3 P के ऑर्बिटल 3। पार्टिसिपेट कर रहे हैं, sp3 विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। स्ट्रक्चर बताओ इसका क्या होगा और बॉन्ड एंगल बताओ फटाफट। सर स्ट्रक्चर टेट्रा है, सिमेट्री टेट्राहेड्रल होगी और टेट्रा- 160 डिग्री होगा, 160। हाँ, एंगल होगा 160 डिग्री और स्ट्रक्चर होगा इसका, ज्योमेट्री जो है वो सर, टेट्राहेड्रल होगी और Yes, sir. डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि लोन पेयर उसमें पार्टिसिपेट करेगा। और स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल। पिरामिडल नाइट्रोजन है, एक लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन है, तो स्ट्रक्चर तो बिल्कुल टेट्राहेड्रल के जैसा बन रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड ज्यादा कर देगा। 109 डिग्री 28 मिनट की जगह बॉन्ड एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, 160 डिग्री हो जाएगा बॉन्ड एंगल। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। तो और ये स्ट्रक्चर कैसा, नीचे ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर पिरामिड बन रहा है, ट्रायंगल के ऊपर ये पिरामिड जैसा बन रहा है ना। तो ये ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, नीचे ट्रायंगल है, ऊपर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिडल। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब देखो इसके पास एक लोन पेयर होता है, यहां से हमने लोन पेयर ऑब्जर्व कर लिया, तो होगा क्या, NH3 के पास एक लोन पेयर है और BF3 के पास में एक खाली ऑर्बिटल है। तो ये लोन पेयर वाला जब बोरोन BF3 के पास आता है तो BF3 का एक खाली ऑर्बिटल इससे ओवरलैप कर जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर शेयर हो जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? यस सर। यानी कि नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यस, समझ में आया सबको? यस यस सर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है किसका, BF3 और NH3 का। और इसी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर आपका छुपा हुआ है क्या रहस्य, छुपा है कि लेविस एसिड लेविस बेस क्या होता है। जो लोन पेयर डोनेट करे, जिसके पास होगा वही डोनेट करेगा, याद रख लेना। तो पहले निकालो लोन पेयर, या नेगेटिव चार्ज है तो वो भी लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है, याद रख लेना। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी उसके पास लोन पेयर है। तो लेविस बेस होगा जो लोन पेयर डोनेट करेगा। अमोनिया इज अ गुड लेविस बेस, लोन पेयर डोनेट करता है। वैसे भी अमोनिया सबको याद हो जाता है, +1 में आपको भी याद हो जाएगा, अमोनिया एक अच्छा बेस है, सीधी साफ बात। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहे, कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास खाली ऑर्बिटल हो या जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। पॉजिटिव चार्ज है तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन गवा दिया, इसका मतलब उसका एक ऑर्बिटल खाली हो गया, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में ही रहता होगा ना। यस सर। तो उसका ऑर्बिटल खाली है, तो यानी खाली ऑर्बिटल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में खाली ऑर्बिटल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। BF3 का एग्जांपल आपके सामने है। और लोन पेयर हो सकता है, लोन पेयर डोनेट लोन पेयर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन पूरी फैमिली के पास में, बट हो सकता है फास्फोरस अपना डी ऑर्बिटल यूज करके 5 बॉन्ड भी बना सकता है, तो उसमें लोन पेयर नहीं होगा, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके ही निकालना पड़ेगा। तो आप निकाल सकते हो, ये हम पहले बहुत डिस्कस कर चुके हैं लोन पेयर कैसे फाइंड करते हैं। तो लोन पेयर डोनेट होगा BF3 को, नीचे बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और लेविस बेस होगा जो लोन पेयर डोनेट करे, और लेविस एसिड होगा जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे। बोरोन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, BF3 नेगेटिव, नाइट्रोजन पर आ जाएगा पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, और इस तरह से दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, और इसी को बोलते हैं हम एसिड बेस अडक्ट। अडक्ट का मतलब जोड़, ऐड होना, अडक्ट। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अडक्ट यही चीज होती है और कुछ नहीं होता, अडक्ट सीधी साफ चीज, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ चुकी है, लेविस एसिड और लेविस बेस क्या होता है। लोन पेयर डोनेट करने वाला लेविस बेस, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाला लेविस एसिड। लेविस एसिड। हाँ, अब जरा इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करता है, पता है एसिड एक्सेप्ट करेगा, BF3 के जैसा होगा। फॉलोइंग स्पीसीज आर लेविस एसिड, फॉलोइंग स्पीसीज नीचे दे रखे हैं जो इनकम्प्लीट, BF3 एल्यूमिनियम बोरोन। देखो बोरोन दोनों जगह बोरोन है, BF3 या BCl3 कोई फर्क नहीं पड़ता, बोरोन के पास में तो वही 2pz खाली होगा ना। एल्यूमिनियम बोरोन एल्यूमिनियम आता है, तो एल्यूमिनियम के पास 3pz खाली होगा। तीनों एग्जांपल सेम है।
सेंट्रल एटम हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। अगर सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, सिलिकॉन है, सिलिकॉन तो कार्बन के नीचे आता है, ठीक है, तो इसके अंदर 4 वैलेंसी होती है, कार्बन की भी 4 होती है, तो सिलिकॉन चारों बॉन्ड फ्लोरीन से बना लेता है। लो भाई, चारों फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन गए सिलिकॉन के, तो इसके पास तो लोन पेयर है ही नहीं, लोन पेयर नहीं है और कोई खाली ऑर्बिटल भी नहीं है, बट ये बनता है 3p के अंदर, 3p, 3px, 3py, ठीक है, और 3pz। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और 3s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इन सब में एक एक होता है, तो ये क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के साथ में क्या करेगा, एक एक शेयर कर लेगा और इस तरह से इसके 4 बॉन्ड बन गए। यस बेटा, बन गए 4 बॉन्ड। अब क्योंकि 3p है तो 3d भी होता है, ये मैंने बताया था, होता है कि नहीं होता? Yes, sir. तो अगर 3d है तो 3d तो खाली पड़ा, पूरे सिलिकॉन के पास 3d 5 ऑर्बिटल खाली पड़े, तो ये एक लोन पेयर वहां 3d में एक्सेप्ट कर लेता है किसी डोनर से। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, PCl5, इसके पास भी d खाली होता है, ये भी डोनेट एक्सेप्ट कर सकता है। PF5, इसके पास भी d होता है, d ऑर्बिटल खाली है, 3d, तीनों के पास 3d ऑर्बिटल खाली है, इसलिए तीनों एक्सेप्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होता है, एसिड होता है, बात खत्म। नेक्स्ट, मेटल कैटायन, कोई पॉजिटिव चार्ज, ये तो मैं बता ही चुका हूं, लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। मेटल के पास में मैग्नीशियम के पास 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव, आयरन के पास 2 पॉजिटिव, सबके पास पॉजिटिव चार्ज है, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन गवा रखे हैं, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेंगे अपने उस खाली ऑर्बिटल में। यस और नॉट? यस सर। Yes. सेंट्रल एटम इज Yes, अटैच्ड sir. टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विद, तो देखो एक और कहानी है ये वाली, ये मैंने अभी अब आपको एक्सप्लेन की, आपको अच्छे से याद होगी। कार्बन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। मैंने बोला था अभी अभी कि ऑक्सीजन जब भी किसी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, एक बॉन्ड तोड़ लेता है ना, यहाँ पर भी वही Yes, कर sir. रहा है। Yes, sir. ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, इधर से कार्बन का बॉन्ड तोड़ेगी तो होगा क्या, सी सिंगल बॉन्ड हो, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो। अब ये बेचारा डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ इधर वाली के साथ बना चुका है, इसका लोन पेयर भी नहीं ले सकता, ऐसे नहीं करेगा, ये इसी को वापस ले लेगा। जब इससे बेचारा वापस बनाएगा, इसी लोन पेयर को वापस ले लेगा और ऐसा बन जाएगा, तब ये वाला ऑक्सीजन इससे छीन लेता है। समझ में आ रहा है? तो बेचारा फिर Yes, से sir. मतलब दोनों में से एक साइड तो इसकी बैंड बजने वाली है, एक साइड से तो इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा। तो बेचारा कार्बन क्या है, इसका एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है, एक ऑर्बिटल खाली पड़ा। अगर अमोनिया जैसा आया तो कार्बन क्या कहेगा कि अमोनिया भाई मुझे अपना इलेक्ट्रॉन दे दे और हम दोनों शेयर कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले, क्योंकि ये ऑक्सीजन निकम्मी है, मेरे से बार बार इलेक्ट्रॉन ले रही है, तो मेरे को इसके साथ रहना ही नहीं, बात ही कर। तो ये फिर कार्बन कहता है जा तू अपना इलेक्ट्रॉन रख, हम हमारा भाईचारा बन गया, बात खत्म। अब कार्बन पे हो गया न्यूट्रल, नाइट्रोजन पे हो गया पॉजिटिव, क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो ओवरऑल अडक्ट बन गया एसिड बेस का, और नेगेटिव पॉजिटिव टोटल तो न्यूट्रल ही है। यस, क्लियर हुआ ये? यस सर। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड है, एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, कार्बन में पॉजिटिव आएगा, नाइट्रोजन से डोनेट करेगा, कार्बन का पॉजिटिव चला जाएगा, बट नाइट्रोजन ने डोनेट कर दिया एक इलेक्ट्रॉन, उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? तो ये भी लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ऐसा करे तो सल्फर डाइऑक्साइड भी सेम करेगा, उसके पास में भी डबल बॉन्ड हो जुड़ा हुआ है। यस, क्लियर है? और सल्फर के पास में याद रखना एक लोन पेयर भी होता है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं था, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लोन पेयर निकाल के देखना, 3 चीजें जुड़ रही हैं। डबल बॉन्ड को एक ही डायरेक्शन मानी जाती है डबल बॉन्ड की, समझ में आ रही है? उसको एक बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है जब स्ट्रक्चर बनाते हो। डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक ऑक्सीजन की टांग इधर एक इधर है, और ऐसे करके ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ऐसे तो नहीं जुड़ सकता। समझ में आ रही है ना? यस सर। तो यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बेंट या वी शेप होगा, और ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, पंखे के पंखे जैसी। तो ये भी एसिड होता है, लेविस एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड बोथ आर लेविस एसिड। और ये क्या करे, सेंट्रल मेटल अटैच टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन के साथ में अटैच करने पर विद मल्टीपल बॉन्ड, इसने बोला, तो मैंने उस बात को ही समराइज कर दिया कि जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन बहुत निकम्मा है, जब भी डबल बॉन्डेड होगा वो एक बॉन्ड को छीन लेगा और उसकी वजह से कार्बन हो जाएगा अनस्टेबल या सल्फर हो जाएगा अनस्टेबल, तो वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा। समझ में आ रही है? यस सर। ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल जिंदगी के जैसा, अगर आप लोग सोचे ना, बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी के जैसा होता है ये सब कुछ। ठीक है, कोई एक बंदा रिश्ते को खराब करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से दूसरा बंदा जो है
वो फिर अपना अल्टरनेट ढूंढता है। इसी की वजह से तलाक होते हैं मैरिज लाइफ के अंदर। पता है आपको, एक बंदा ज्यादा खराब करता है, या तो वो तंग कर रहा है और दूसरा बंदा फिर अल्टरनेट ढूंढ रहा है। दोनों ही गलत है, मैं दोनों को ही गलत मानूंगा। तंग कर रहा है, उसके साथ गुजारा करना चाहिए क्योंकि वो कम से कम बिहेव उसका अच्छा है, ठीक है, मतलब वो कैरेक्टर अच्छा है। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, तलाक दे देते हैं, किसी दूसरे को ढूंढ लेते हैं, दूसरा फिर उसमें भी कुछ कमी मिलती है, फिर तीसरे को ढूंढते हैं, और इस तरह से कमियां मिलती रहती हैं। लेकिन जो साइकोलॉजिकली अटैक होता है ना आपके ब्रेन के ऊपर किसी एक बंदे के जाने के बाद, जब एक मैरिड हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं, बच्चों पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ये चीज हमारे देश में अब आ रही है धीरे धीरे। पता है, हम जैसे जैसे शिक्षित हो रहे हैं ना, पता नहीं कैसी शिक्षा और कैसे संस्कार हमारे अंदर डल रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं कोई कमी है, कोई लैक है। इसी वजह से बच्चे बड़ों से बदतमीजियां करने लग गए हैं, इसी वजह से कहानियां खराब होने लग गई हैं, रिश्ते खराब होने लगे, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस की गोलियां खानी पड़ती हैं। अमेरिका जैसे देशों में अगर आप सर्च करें, रिसर्च करें, 90% लोग जो है मेंटल स्ट्रेस की गोलियां खाते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी। उन्हें मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, पागलपन की गोलियां जिसे बोलते हैं, पागलपन। साइकेट्रिस्ट से सलाह लेते हो कि क्या करें, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्यों भाई? साइकोलॉजिकल स्ट्रेस बहुत जबरदस्त वाली चीज होती है। कोई धोखा देता है, कोई चला जाता है, किसी का तलाक चल रहा है, वाइफ बोल के नहीं खुश है, या हस्बैंड बहुत तंग करता है वाइफ को, कुछ ना कुछ दोनों में से रीजन होता है। लेकिन रीजन कुछ भी हो, कुल मिला के रिश्ता और घर बर्बाद होते हैं, और उसके बाद बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ता है। फिर बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, वो भी वैसा करते हैं, वो माँ बाप को छोड़ देते हैं। ये तो मम्मी नहीं है, मम्मी तो किसी और पापा के साथ है, पापा किसी और मम्मी के साथ है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में बच्चा भी वैसा ही करता है, वो भी उसी ट्रैक पे चलने लगता है। फर्दर लास्टली क्या होने वाला है सोचो जरा, ईमानदारी तो किसी की भी नहीं है। तो माँ बाप फिर लास्ट में बच्चे को, अमेरिका जैसे देशों में 13-14 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे को माँ बाप साथ ही नहीं रखते। उनको लगता है कि ये हरामखोर मतलब मेरे साथ क्यों रह रहा है, क्यों है ये मेरे साथ, ये खुद कमा के पढ़े, खुद पढ़े, मेरे को इसका खर्चा नहीं उठाना, क्योंकि मेरे को तो दूसरी वाइफ के साथ रहना है। मदर के साथ रह रहा है तो दूसरी, वो कहती है मैं दूसरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ। अब हस्बैंड तो उस बच्चे को टॉलरेट नहीं करेगा जो किसी और हस्बैंड से हुआ है, और ना ही हस्बैंड की जो आने वाली वाइफ है वो टॉलरेट करेगी कि किसी और मदर का लड़का है या लड़की है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उनको बाहर निकाल देते हैं, घर से ही बाहर निकाल देते हैं। ऐसे केसेस बहुत हैं, हम लोगों को तक पहुंचते नहीं है क्योंकि हम सिर्फ इंडिया की खबरें देखते हैं। हमारा इंटरनेट भी उसी हद तक है क्योंकि हम इंग्लिश में यूट्यूब नहीं देखते हैं, ये भी आपको पता होगा। हिंदी में देखते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप इंग्लिश में सुनते हैं तो छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 या 10% आप यूट्यूब के चैनल्स जो है वो इंग्लिश वाले देखते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 90% तो 90 से अबव % तो हम हिंदी देखते हैं। दैट इज वाई हमें पता ही नहीं उन देशों का। एक देश की स्टोरी बताता हूँ आपको। एक लड़की होती है, उसको उसका फादर 9 साल की उम्र में घर से बाहर निकाल देता है। उसके बाद वो बड़ी हो जाती है 20-22 साल की, अपने 1-2 शादियां कर लेती है, फिर शादियां टूट जाती हैं। फिर उसको एक बुजुर्ग मिलता है, इंटरनेट पर दोस्ती होती है, बात होती है, काफी अमीर बुजुर्ग होता है। वो लड़की उससे शादी कर लेती है पैसे के लिए, क्योंकि उसे पता है कि उसको रहने के लिए पैसा तो चाहिए। फिर उसके बाद एक दिन उसके घर में ऐसे ही मतलब सफाई वफाई करते टाइम या घर में ऐसे ही पुरानी एल्बम देख रही थी, तो उसको एल्बम में दिखाई देता अपना पापा। ये अखबार में आया था, याद रख लेना, मैंने पढ़ा था, मेरा पढ़ा हुआ है। तो वो तो पूछती उस बुजुर्ग आदमी से, कहती ये कौन है? कहता ये मेरा बेटा है। मतलब वो अपने दादा से शादी करके बैठी है, सोचो। और उन्हें पता ही नहीं कि हमने शादी कर ली। बाद में उसे पता लगता, फिर कहती है नहीं मैं शादी नहीं तोड़ूंगी, मैं इनके साथ खुश हूं। और कहती मैंने जब इनसे पहली बार बात की तो मेरे को अपनापन फील हुआ। भाई वो जीन सेम था ना उनका, कहीं ना कहीं अपनापन फील हो रहा था, फैमिली वाली फीलिंग आ रही थी, दादा था आके कहीं ना कहीं। तो वो कहते हैं कुछ डॉग होते हैं, कुछ खास नस्ल के डॉग होते हैं जो ब्लड लाइन को पहचान लेते हैं। अब इसका मतलब पता है क्या होता है ब्लड लाइन को पहचानना? मतलब एक परिवार के लोगों को पहचान लेते हैं। मेरे फादर 5 ब्रदर हैं। गांव में हमने एक कुत्ता पाल रखा था, और मैं गांव में गया, वो कुत्ता बाहर वाले आदमी को छोड़ता नहीं था। हम लोग गांव में गए, हम में से किसी को नहीं भौंका। वो स्मेल किया एक बार, उसके बाद दोबारा कभी नहीं भौंका। मैं उस कुत्ते को पकड़ के, उस डॉग को पकड़ के खेत में भी जाता था, 4-5 दिन रहा उसके साथ। मुझे समझ नहीं आया कि ये हमें क्यों नहीं बोल रहा, और जबकि मेरे ही सामने कोई गांव से, घर से बाहर, भले वो पड़ोसी है, वो डेली आता है, वो आता है और कोई देख नहीं रहा तो कुत्ता उस पर भौंकता है कि भाई कोई आया है। हमारे लिए नहीं बोल रहा था। डॉग्स में खास चीज होती है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो फैमिली मेंबर्स को पहचान लेते हैं। जबकि मैंने उस कुत्ते को पाला नहीं था, मैं पहली बार गया था, 2 साल बाद, साल बाद मैं गांव में जा रहा था, और मैंने उस डॉग के साथ अपना टाइम स्पेंड किया, तो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह मेरे साथ बिहेव कर रहा था। वो अपनी ब्लड लाइन को सभी कुत्ते नहीं होते ऐसा, लेकिन कुछ नस्लें ऐसी हैं जो डॉग फैमिली मेंबर को पहचान लेते हैं।
इंसान भी वैसे ही कुछ कुछ, उनमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि अगर उनको ऐसा लगे कि यार ये मेरे जैसे परिवार जैसा है, इसका बिहेव भी वैसा है, वो अपनी ब्लड लाइन को कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं। हमारे अंदर भी ये थोड़ी बहुत होती है, किसी न किसी में होती है, किसी में ज्यादा भी होती है, किसी में कम होती है, किसी में नहीं होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये रियलिटी है कि हम अपनी ब्लड लाइन को पहचान सकते हैं। ऐसी एबिलिटी होती है कुछ एक लोगों में, और डॉग्स में तो बहुत होती है, कुछ नस्लों में तो जबरदस्त वाली होती है। आप पर एक बार भी नहीं भौंकेगा, चाहे आपने वो कुत्ता कभी नहीं पाला, कभी नहीं देखा, आपके चाचा मामा ने किसी ने पाला है और आप उनके गांव में जाते हैं, वहां जाते हैं और वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। डॉग ऐसे करता है जैसे मैं इसको अच्छे से जानता हूँ, और आपको लगेगा ये मेरे को जानता नहीं यार, ये दूसरों पे भौंक रहा है, मुझ पे क्यों नहीं भौंक रहा। समझ में आ रही है बात? यस सर। सोचिए विदेशों में क्या होता है, तो हम क्या उस कल्चर को जीना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि वो लड़की खुश थी? वो पैसे के लिए अपने दादा से शादी करती है, उसके फादर ने उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब वो अपने बच्चों के साथ क्या ट्रीट करेगी? सोचिए, उसके बच्चे भी उसके लिए वैसे होंगे। आगे आने वाली, मतलब हम लोगों का ज्यादा अच्छा नहीं है कल्चर, बहुत अच्छा कल्चर है। मेंटली यस स्ट्रेस, सर। अमेरिका में हर आदमी मेंटल स्ट्रेस की दवाई लेता है। आप उनके इंश्योरेंस पॉलिसी देखिएगा। मेरा एक फ्रेंड है, डाटा ऑपरेटर का काम करते हैं वो लोग। डाटा ऑपरेटर समझते हो? यानी कि डाटा फिल करना। तो उन लोगों ने क्या किया कि हमारे यहाँ तो हेल्थ इंश्योरेंस कर देते हैं, छोटी मोटी चीजें लिखते हैं, ज्यादा डिटेल नहीं लेते। वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो आपको अपनी फैमिली का पूरा बैकग्राउंड, कितने बच्चे हैं, कहाँ है, कितनी शादियां हुई थी, क्या हुआ था, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, कभी दवाई चल रही है कोई, सारी पहले मेडिकल हिस्ट्री, दवाई, उसका चेकअप वेकअप होता है, उसके बाद में उसका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। इसकी ये दवाई पहले से चल रही है, इसको ये खतरा है, उस हिसाब से उसके मेडिकल इंश्योरेंस का क्या कवर लेते हैं वो। जैसे आप लोग गाड़ी का इंश्योरेंस लेने जाएंगे ना, पुरानी गाड़ी का फुल इंश्योरेंस लेने जाए तो पहले इंश्योरेंस से पहले उसका इंस्पेक्शन होता है, कहीं ठुकी तो नहीं हुई है गाड़ी। अगर पहले से एक्सीडेंट और हमने इंश्योरेंस कर दिया, अगले दिन आ जाएगा, सर देखो मेरा कल एक्सीडेंट हो गया, आपने कल इंश्योरेंस किया था, कल ही एक्सीडेंट हो गया, इसको ठीक करो। उनके तो चिपक गए। तो पहले चेक करते हैं डेंट तो नहीं है। वैसे मेडिकल क्लेम से पहले अमेरिका के अंदर चेक किया जाता है, कहीं इसको बीमारी तो नहीं बड़े वाली, कहीं ये मेडिकल क्लेम लेगा 2000 का और वहां पर कैंसर दिखा दे और हमारे से लाखों करोड़ों रुपए लूटेगा। इसलिए हर बीमारी लिखी जाती है। और वहां पर मेरा वो फ्रेंड बता रहा था कि अमेरिका में डाटा एंट्री ऑपरेटर मुश्किल है, मतलब वो सारा नाम, फैमिली हिस्ट्री सब टाइप करना पड़ता है। तो वो टाइप उसने 4 बंदे रख रखे अपने अंडर, उनसे टाइप करवाता हर रोज डाटा। अमेरिका से उसको डाटा मिलता है, कोई लिंक बन गए थे उनके अच्छे खासे किसी कंपनी के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू, और ऐसा बहुत से देश आपस में इंटर कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, अपना काम इधर उधर से करवाते हैं, हम लोग भी करवाते हैं, वो लोग भी करवाते हैं। तो हमारे पास मैन पावर अच्छी है, समझ गए? तो इस वजह से ऐसा होता है। यानी कि उन्होंने, फिर उसने मुझे बताया कि भाई ये कहानी है, और वहां पर हर कोई साइकेट्रिस्ट दवाइयां खाता है, हर कोई, क्योंकि हम लोग तो नोट करते हैं। कहता हमने जितने आज तक बीमा किए हैं सब में साइकेट्रिस्ट वाली दवाई, मेडिसिन के नाम तो होते होते। बिल्कुल ट्रू डाटा बता रहा हूँ। ये कहानी बताने का मतलब ये था कि मेरा डाटा बिल्कुल ट्रू है। तो सोचिए, मनोवैज्ञानिक तौर पर सब के सब पागल हैं, हमारे यहाँ भी वैसा हो रहा है। तो बी अवेयर, अपने संस्कार, अपने पेरेंट्स, अपने बड़ों की इज्जत करना सीखिए, उसमें आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा। इसमें हमारा फायदा नहीं है, आप लोगों का फायदा है, आने वाली नस्लों का फायदा है। समझ रहे हो? लेकिन हम लोग इसको नेगेटिव समझते हैं कि बड़े हैं इसलिए अकड़ दिखा रहे हैं, इसलिए कहते हैं हमारा रिस्पेक्ट करो। दैट्स नॉट द मैटर। रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा। आगे देखिए बेटा, तो यहाँ पर ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं लेविस बेस। लेविस बेस जस्ट उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। क्लियर है? ये दोनों आप करी Yes, sir. NH3 डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, इसी में बैक बॉन्डिंग आएगी भाई। सेंट्रल एटम हैज लीस्ट एक लोन पेयर होना चाहिए भी सेंट्रल एटम के ऊपर, तभी वो लोन पेयर डोनेट करेगा। तो अमोनिया के ऊपर होता है, वाटर के पास 2-2 लोन पेयर होते हैं, पता है सबको वाटर का स्ट्रक्चर? Yes, sir. 2 लोन Yes, पेयर्स sir. के साथ में 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, 2 लोन पेयर्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद ROH, अल्कोहल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हो गए। R का मतलब कार्बन की चेन है भाई, ठीक है, कार्बन की चेन, ये हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे डिटेल में। 2 लोन पेयर हैं, ये वाटर के जैसा, बस हाइड्रोजन को हटा के R लगा दिया बस। फिर इसके बाद RNH2, R है, नाइट्रोजन है, 2 H जुड़े हुए हैं, तो NH3 की जगह पर R लग गया, एक 2 H लग गया और ये लोन पेयर लग गया, तो ये भी लोन पेयर डोनेट कर सकता है। सेम एज इट इज एनायन, नेगेटिव आयन है कोई, क्लोरीन, फ्लोरीन, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, इन सब के नेगेटिव आयन है, सबके पास में लोन पेयर है, डोनेट कर सकते हैं। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब बात आती है फुल फॉर्म ऑफ ES। दीपक ने कुछ पूछा, ES का मतलब बेटा इलेक्ट्रॉनिक, ES कहां पर लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, एक्साइटेड, अच्छा ये एक्साइटेड स्टेट। जब हम कोई बॉन्ड बनाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट,
एक्साइटेड स्टेट का मतलब कि जब इसने बॉन्ड बनाया, किसने, बोरोन ने, तो बोरोन के पास जब फ्लोरीन आ रहा था तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बदल गई, ठीक है, उसने चेंज किया, एक्सपेंड किया ऑक्टेट को, अपना फैला लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स ताकि अच्छे से बॉन्ड बना सके, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट आना। यस दीपक बेटा, क्लियर है? ठीक है, यस सर। ES का मतलब एक्साइटेड स्टेट। आपने पीछे वाले लेक्चर नहीं लगाया क्या? मुझे लग रहा है VBT के अंदर वेस्पर थ्योरी में मैंने सारा हर जगह ES लिख रखा है, एक्साइटेड स्टेट, है ना? यस सर। तो पढ़िएगा जरूर अच्छे से, उसको बना के देखिए, याद हो जाएगा। फिर आगे देखिए, बैक बॉन्डिंग की बात करते हैं भाई। बैक बॉन्डिंग क्या होती है वो भी आपको इससे BF3 से ही समझ में आएगा। देखिए बोरोन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख ली हमने, 2pz खाली दिखा दिया, बट अब क्या करने वाले हम, देखिए जरा, बोरोन ने, यहाँ मैं फिर से बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा आपके लिए बेटर हो जाएगा वो, ठीक है। बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड बना रहा है, बोरोन फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, यहाँ भी फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है बोरोन के पास एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, यस यस सर। Yes, sir. 2pz खाली पड़ा है, और हमें ये भी पता है कि फ्लोरीन के पास में 3 लोन पेयर होते हैं, सभी पूरी फ्लोरीन फैमिली, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, अगर वो एक ही बॉन्ड बना रहे हैं तो 3 लोन पेयर होंगे, तो सबके पास में Yes, 3 sir. लोन पेयर है। तो 3 लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ ना कि मान लीजिए 2 लोन पेयर तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ये वाला और ये वाला, और एक लोन पेयर को मैं ऐसे दिखा दूं, और वो होता भी ऐसे, उसकी डायरेक्शन ऐसी होती है, तो ये शेयर हो जाएगा, यस और नॉट? यस सर। हो जाएगा ना। फिर सेम एज इट इज इस फ्लोरीन वाला भी ऐसे शेयर हो जाता है, इसका भी और इसका भी ऐसे शेयर हो जाता है, तीनों फ्लोरीन का एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं। तो यानी इसके पास में जो लोन पेयर था वो एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। बोरोन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, फ्लोरीन पर क्या आएगा, पॉजिटिव, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यस, एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा और पाई बन गया, यानी फ्लोरीन और ब्रोमीन के बोरोन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर भी फ्लोरीन है, और ये डबल बॉन्ड तो बोरोन पर नेगेटिव, फ्लोरीन पर पॉजिटिव। ये मोमेंट ऑफ टाइम के लिए आएगा, क्यों, फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है सबसे ज्यादा पूरी पीरियोडिक टेबल में, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, नहीं भाई नहीं, बट क्योंकि शेयर्ड है तो घूमते घूमते गलती से कभी बोरोन के पास जा जाते हैं, और बोरोन का पता है, बोरोन लालची है, उसको पता है मेरा एक ऑर्बिटल खाली है, क्यों ना भाई मेरे पास ही रह जाए, वो लालच देता है, बच्चों को टॉफी देके बहलाने वाली बात है ना। तो जैसे ही फ्लोरीन को अंदाजा होता है कि ये बोरोन ले गया, वापस छीन लेती है, नॉर्मल हो जाता है फिर से BF3। दूसरी फ्लोरीन, अब बोरोन कहता है इधर से नहीं तो इधर से मिल जाएगा, फिर तीसरी, फिर इधर से मिल जाए, और ये बार बार रोटेट होता रहता है, रेजोनेंस, यस, क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से बोरोन जो है वो क्या करता है कि पहले बॉन्ड बनाता है सिग्मा, और उसके बाद फ्लोरीन से वापस बॉन्ड बनाता है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ मैंने वो दिखा रखा है बैक बॉन्डिंग, देखिए इसका रेजोनेंस भी दिखा रखा है कि ये दोनों में पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, फिर ये वाली फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट करती है, ये वापस छीन लेती है, तो अब इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब बोरोन पर तो अब भी नेगेटिव ही रहेगा, फिर उसके बाद तीसरे वाली फ्लोरीन ऐसा करेगी, है ना, और इस तरह से ये आपस में चलते रहेंगे। यस, क्लियर है, ये समझ में आ गया? यस सर। और ये वैकेंट 2pz ऑर्बिटल के अंदर ऐसा होता है, और ये ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, तो ये चीज अब आपको क्लियर होगी, है ना। अब बात करते हैं कि चलो ऐसा तो हो गया, अब बात करते हैं कि बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग तो होगी, इफेक्ट से क्या होगा, अगर बोरोन फ्लोरीन से लोन पेयर ले रहा है और स्ट्रांगली ले रहा है, मतलब फ्लोरीन भी कह रहा है रख ले यार कोई दिक्कत नहीं, वैसे फ्लोरीन ऐसा कहता नहीं है, बट मान लो कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो बोरोन को कहे कि तू रख ले, बात ही खत्म यार, अपन नॉर्मल रहेंगे। तो क्या बोरोन अमोनिया से, जो कि लेविस बेस है, उससे लोन पेयर लेगा, उसको पहले दूसरे से मिल रहा है, यस, नहीं लेगा ना, मतलब उसके लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कम होगी, मतलब लेविस एसिड की एसिडिटी कम होगी। क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। तो बैक बॉन्डिंग ये असर करती है, जब बोरोन खुद फ्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है तो वो दूसरे से क्यों लेगा, तो इसलिए बैक बॉन्डिंग की वजह से उसकी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लोन पेयर कम हो जाती है, तो इसलिए लेविस एसिड कम काम करता है, ठीक है। अब तो यहाँ देखिए ये फ्लोरीन, हालांकि BF3 हमें पता है अमोनिया से लोन पेयर ले रहा है, ये दिखा रखा है मैंने, ले रहा है, लेकिन ये टेंडेंसी कम हो जाती है, याद रखना, क्यों, बैक बॉन्डिंग की वजह से, दैट इज इट। क्लियर है बेटा? यस सर। अब जरा बैक बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा, BF3 के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सो कंटेन द वैकेंट p ऑर्बिटल 2pz, जो कि ऐसा कर सकता है। तो ये सारी कहानी जो है ये बैक बॉन्डिंग की लिख रखी है आपके स्क्रीन के सामने, सीधा इसको बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बैक बॉन्डिंग क्या होती है। 3 फ्लोरीन एटम 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं,
पी पाई पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो बैक बॉन्ड बनेगा, इसको बैक बॉन्ड बोलते हैं। ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये है वो बैक बॉन्ड। इन्होंने कोई डायग्राम नहीं बना रखा, मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा रहा हूँ। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नोन एज द डेटिव बॉन्ड, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बनता है, इधर से लोन पे डोनेट होता है भाई, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवेलेंट डेटिव बॉन्ड ही बनेगा। डेटिव बॉन्ड भी नाम होता है कोऑर्डिनेट का, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अमोनिया और BF3 ये करते हैं, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इट इज अ काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको पता लग जाओगा, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला नहीं सॉरी, बोरोन जब फ्लोरीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है तो ये तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बट पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यस, समझ में आ गया, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये वाला कौन सा है, ये सिग्मा है। यस, समझ में आ गया बेटा। जो हमने लेविस एसिड बेस पर किया था वो सिग्मा था, और ये कौन सा है, ये पाई बॉन्ड है, जो हम बोरोन और फ्लोरीन के बीच में डबल बन रहा है। डबल बॉन्ड तो हमेशा पाई बनेगा, पहला बॉन्ड सिग्मा, बाकी सारे पाई, है ना। बस तो ये है कहानी। तो इसने यही चीज बता रखी है, लेविस एसिड बेस फॉर्म लेविस अडक्ट। ये मैंने अभी आपको बताया था ना, अडक्ट बनाते हैं वो लेविस अडक्ट। अडक्ट का मतलब दोनों जुड़ जाते हैं, ये लेविस अडक्ट है ये वाला, ठीक है। इसी को हमने यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है, तो वही चीज है, वो नाम आया बस उसका। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड तो पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अभी अभी हमने BF3 में पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ये वाला BF3 के अंदर ये वाला जो बॉन्ड है पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो देखो बैक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन BF3 के अंदर बैक बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर, तो ये छोटा भी होता है स्ट्रॉन्ग भी होता है, यही चीज लिख रखी है। नथिंग स्पेशल, आपको बस ये डायग्राम्स ही याद रखने हैं, उसी से सारी की सारी थ्योरी एक्सप्लेन कर सकते हो। जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है वही चीज पढ़ने के लायक है, बाकी पढ़ना चाहो तो आप सारा पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हो, बट वो सारा चीजें काम की नहीं है, सामने जो डायग्राम बना रखे हैं वही काम की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अभी ये आई थिंक यहाँ से आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट इसी में शुरू करते हैं, 1 मिनट रुकिए जरा। क्लास PPT9 डेस्कटॉप के ऊपर आपके लेक्चर्स जो है वो थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, इसी वजह से मुझे नोट्स बीच में बदलने पड़ जाते हैं, ठीक है। आपको नोट्स सारे मिल जाएंगे एक ही जगह पर, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबको पता है ना कहाँ नोट्स हैं? बिटली लिंक आप लोगों का वो है ऑलरेडी, ठीक है। ये 9th लेक्चर है, इसके बाद में 10th लेक्चर आएगा, बस एक लेक्चर और बचा है फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसके अंदर क्या है, टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप हैं। कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है, पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। पोलर का मतलब वैसे तो सभी बॉन्ड में हल्का फुल्का पोलर कैरेक्टर होता है। पोलर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा नेगेटिव थोड़ा सा पोलर पॉजिटिव। पोलर या डाईपोलर एक ही बात है। अब उसका मतलब समझाता हूँ, ध्यान देना और वो याद भी रखना। डाईपोल का मतलब क्या होता है भाई, जिसके 2 पोल हो, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, 2 पोल होने चाहिए, डाईपोल। समझ में आ गया? अकेले एक पोल से नहीं चलेगा, ये चीज याद रखना। अब जैसे HF का मॉलिक्यूल है, HF हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को फ्लोरीन कहेगा कि तू मेरे पास ज्यादा रहे, इसके पास ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो डाईपोल बन गया कि नहीं बन गया ये? यस सर। इस मॉलिक्यूल को बोलेंगे डाईपोलर मॉलिक्यूल, या जनरली बोल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है सबको, पोलर या डाईपोल? यस सर। है ना। तो ये होता है पोलर या डाईपोल का मतलब, यानी जिसमें 2 पोल बनते हो, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव पोल। तो देखो सभी कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, तो दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर की पावर है दोनों की, है ना, बराबर की। तो ये प्योर, इसको बोलेंगे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ये प्योर है, कोवेलेंट है, शेयरिंग से बनेगा क्योंकि दोनों की पावर बराबर है। लेकिन इसमें भी ना कभी कभी इलेक्ट्रॉन तो घूम रहा है, सीधी सी बात है, घूमते घूमते उसकी दिशा भी कभी कभी पलट जाती है। दिशा पलटती है, इसका मतलब वो कभी ना कभी नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, कभी ना कभी किसी एक हाइड्रोजन की तरफ हो जाता है। एनवायरनमेंट के इफेक्ट भी की वजह से भी हो सकता है, यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल जाए गलती से, इसकी वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे घूम रहे हैं, अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाऊं, ऐसे घूम रहे हैं, ये यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है बेटा?
Yes, sir. ये Yes, sir. बराबर इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ना, ये घूमने वाला, ये बिल्कुल बराबर होते हैं दोनों गोले, मतलब दोनों जगह पर बराबर घूमते हैं। बट कभी ना कभी गलती से अगर इनके इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा इधर थोड़ा कम और इधर थोड़ा ज्यादा जा सकते हैं, यस और नॉट? यहाँ Yes, पर ज्यादा sir. हो गए। यस सर। गलती से कभी ना कभी एनवायरनमेंट के इफेक्ट से भी ऐसा हो सकता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल इसके पास आ जाए तब भी ऐसा हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें स्लाइटली नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा, इसमें स्लाइटली पॉजिटिव। ये भी डाइपोल बन गया ना। Yes, sir. तो इसका मतलब ये है कि कोई भी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी 100% प्योर नहीं होता, पहली बात, उसमें आयनिक कैरेक्टर जरूर होता है। सेम रिवर्स भी है, कोई भी 100% आयनिक नहीं होता बॉन्ड, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होता है। यस, समझ में आ गए? Yes, sir. है ना, वो रिवर्स होता है। तो हम फिर भी हम अब थोड़ा इनको कंसीडर कम करेंगे, हालांकि उसमें आयनिक कम है ज्यादा, इस बात से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम क्या बोल रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है, एक तो पोलर, पोलर जिसमें पूरा प्योर दिखाई देता है पोलर, एक नॉन पोलर, जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन क्लोरीन, नाइट्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन का अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये पोलर होता है, लेकिन कभी कभी इतना कम पोलर होता है कि हम मानते हैं कि ये पोलर है ही नहीं। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो हम इसको नॉन पोलर मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, नॉन पोलर ही समझ लो इसको। अब बात करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की। तो ये बोलता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है ना, अगर वो 0.4 से कम हो, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो हम उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, कम या ज्यादा, सॉरी ज्यादा हो, ठीक है, 0.4 से ज्यादा, तो वो पोलर बॉन्ड है। जैसे HF, अभी अभी मैंने बोला फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के पास ज्यादा है, हाइड्रोजन के पास वो जाते ही नहीं है, ये स्लाइटली पॉजिटिव, तो ये पोलर बन गया। क्लियर है? Yes, सेम sir. Yes, HCl sir. मान सकते हैं आप लोग, HCl पर भी स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा, HCl भी पोलर है, HBr भी पोलर है, HI भी पोलर है, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस 0.4 से ज्यादा होना चाहिए दो एटम्स में, तो वो पोलर। हालांकि सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अब याद रखना हाइड्रोजन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, वो कभी भी आयनिक बॉन्ड बनाती नहीं है। हालांकि उसके बॉन्ड पोलर हो सकते हैं, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हो सकता है दोनों के बीच में, बट होंगे आयनिक, क्या बोलते हैं उसको, कोवेलेंट। आयनिक 100% आयनिक नहीं होगा, 100% आयनिक मतलब नियरली आयनिक, 100% कोई भी बॉन्ड नहीं है, ये मैं अभी बात कर चुका हूँ, है ना। 100% आयनिक कोई नहीं है, 100% कोवेलेंट नहीं है, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि वो 100% ही है। जैसे हाइड्रोजन है 100% कोवेलेंट मान लेते हैं, आयनिक में NaCl 100% आयनिक मान लेते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट का कभी कभी आ जाता है, तो 1-2% से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपके पास 99 रुपीज है, मेरे पास 100 रुपए है, क्या फर्क है हमारे पैसे में? कोई फर्क नहीं है। No, sir. लेकिन मान लीजिए मेरे पास 2 रुपए है, आपके पास 1 रुपया है, अभी डिफरेंस 50-50 है ना। यस सर। Yes, पहले sir. भी 1 रुपया कम था, अब भी 1 रुपया ही कम है, लेकिन डिफरेंस का रेट बढ़ गया, ये चीज जरूर समझिएगा। ठीक है, इस क्रोनोलॉजी को याद रखिएगा कि ऐसा नहीं कि 1 रुपए का डिफरेंस हमेशा मायने नहीं रखता, नहीं। अगर सामने वाले के पास 25 पैसे हो और आपके पास में 1 रुपया हो, तो आपके पास तो 4 गुना है उससे, 4 मल्टीपल में। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है किस लिहाज में बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा, वो लगभग कोवेलेंट माना जाता है कि 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनका पोलर कैरेक्टर ना के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये कोवेलेंट है, तो ये सारे कोवेलेंट है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 4 से ज्यादा होता है, 0.4 से ज्यादा, तो वो क्या होते हैं, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब देखिए नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लोरीन, लेकिन यहाँ पर एक और है, हाइड्रोजन 2.5 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन की कितनी होती है? 2.1 2.1, डिफरेंस कितना है? 0.4। यस सर। तो इसने बोला 0.4 से ज्यादा है तो पोलर होगा, 0.4 से कम है तो नॉन पोलर होगा। क्लियर है? तो ये 0.4 ही है, ये बॉर्डर लाइन पे आ रहा है, तो क्या माने इसको, पोलर के नॉन पोलर? ये नॉन पोलर माना जाता है और कोवेलेंट माना जाता है प्योरली। ठीक है, अब ये याद रख लेना, चाहे इसको एक्सेप्शन की तरह याद रख लो, कैसे भी याद रख लो, चॉइस इज योर्स। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर। अब देखिए, हमने पीछे एक चीज पढ़ी थी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 1.7 है तो 50-50 कैरेक्टर होता है उसमें, कोवेलेंट और आयनिक दोनों 50-50। ठीक है, वो 50% आयनिक है, 50% कोवेलेंट है। अगर इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो उसको हम आयनिक मानते हैं, और इससे कम है तो उसको हम कोवेलेंट मानते हैं। ये समझ में आया?
अब आयनिक और कोवेलेंट मानने का मतलब ये नहीं है कि वो पोलर है कि नहीं, हम यहाँ पे तो पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहे हैं, हम तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होगा। समझ गए बात? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो बेटा। सर जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो 1.7 से ज्यादा है सर, तो सर वो कोवेलेंट सॉरी हाइड्रोजन और कौन सा बोला आपने? हाइड्रोजन और फ्लोरीन। हाँ हाइड्रोजन और फ्लोरीन 4 है और 2.1 है। 2.1 और सर 4 है। हाँ सर हाइड्रोजन का 2.1 होता है, फ्लोरीन का 4 होता है। हाँ 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 वही डिफरेंस तो ज्यादा आ गया है। 1.9 आ गया डिफरेंस। यस सर 1.9 पर लेकिन होता सर कोवेलेंट है। हाँ अब मैंने क्या बोला था, एक और लाइन बोली थी याद हो, हाइड्रोजन हमेशा क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक उसमें कोवैलेंट बॉन्ड। ये एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन हमेशा कोवेलेंट बनाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरली ऐसा होता है, ठीक है, हर रूल के बाद जनरली लिखा होता है। कुछ चीजें बॉर्डर लाइन पे होती हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं होता, उस टाइम पे कोई रूल अप्लाई नहीं होता। समझ गए बेटा? क्योंकि हाइड्रोजन एक्सेप्शनली स्मॉल है, एक्सेप्शनली, तो भाई ये आयनिक का मतलब इसने पूरा H पॉजिटिव आयन का एक इलेक्ट्रॉन पूरा छोड़ ही दिया भाई, अकेला प्रोटॉन चिपका हुआ है हमारे एटम के साथ। कैन यू इमेजिन दैट? अगर खा रहे हैं तो बना पूरी पीरियोडिक टेबल में ऐसा कोई है ही नहीं कि अकेला प्रोटॉन चिपका हुआ है किसी के साथ में। NaCl भी सोडियम के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद, और बेचारे हाइड्रोजन ने अगर डोनेट कर दिया और आयनिक बना लिया तो इसकी तो कहानी खराब हो गई। यस यस सर। समझ गए ना? तो मैंने ये बता दिया था आपको ऑलरेडी कि बेटा हाइड्रोजन कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी आयनिक बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। रीजन अब आपके सामने है कि भाई एक्सेप्शनली स्मॉल है तो बेचारा क्या करे, है ना? तो ये कहानी है। चलो इससे मेरे को एक कहानी याद आई, कहानी नहीं है, छोटा सा एक इंसिडेंट है। आप लोगों ने सुना है शेर जो होता है, हमें जनरली माँ बाप बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं शेर बनो बेटा, शेर बनो। यस सर। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द किंग ऑफ द जंगल? क्या क्वालिटी है जंगल के किंग में, जानते हैं? जिसके लिए हमें कहा सर वो जाता है, मानता है कि मैं नहीं ये सब बकवास चीज है, वो आपने सुना होगा इधर उधर की बात है ना। मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ बिल्कुल साइंटिफिकली। शेर जब शिकार करता है तो 10 में से 3 बार ही सक्सेसफुल होता है। 10 दिन अगर शिकार करेगा तो 3 दिन खाना मिलेगा उसे। 10 दिन शिकार करता है तो 3 ही दिन खाना मिलता है। 3 ही दिन वो किसी हिरन को पकड़ पाता है, क्योंकि भाग नहीं पाता ज्यादा तेज, या किसी और चीज को पकड़ पाता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर 10 में से 3। जो चीता होता है, चीता, वो 10 में से, टाइगर जिसे बोलते हैं, 10 में से 7 बार कामयाब हो जाता है वो। मतलब 10 में से 7 दिन उसको खाना मिलता है, 3 दिन उसका उपवास रहता है, व्रत रहता है, कुछ भी कह लो, ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, शेर खूंखार है, बड़ा है साइज में, लेकिन बेचारा भाग नहीं पाता, इसलिए उसका शिकार का रेट कम है, ठीक है, रेट कम है। चीता बहुत खूंखार नहीं है, ठीक है, कुत्ते जैसा होता है चीता, कुत्ते जैसा, वो जो पतले से कुत्ते हैं जो भौंकते हैं, ठीक है, वैसे अगर आप उससे मुकाबला करना चाहें, सिर्फ अपनी गर्दन को बचा लें तो चीते से बच सकते हैं आप। एक छोटी सी डंडी से भी चीते से आप बच सकते हैं। छोटा सा डंडा ले लीजिए, चीते को मार देंगे, चीता भाग जाएगा डर के। लेकिन शेर भागेगा नहीं। शेर के दिमाग में मोटा दिमाग होता है उसका, इसकी वजह से वो राजा है। देखो मोटा दिमाग की वजह से राजा कैसे? शेर को पता है कि ये तेरा शिकार है, सामने खड़ा है, और उसने अगर पकड़ लिया, अब ध्यान देना, चीता भले ही 7 बार कामयाब होता है, लेकिन अगर चीते का शिकार जनरली कुत्ते छीन के ले जाते हैं। क्यों? चीते को पता है दूसरा पकड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। तो 5 कुत्ते अगर आ गए या 4 डॉग भी आ गए तो चीता जो है उसके ऊपर भौंकने लगे तो चीता अपना शिकार छोड़ के भाग जाता है। चीता डरपोक होता है, शिकार छोड़ के भाग जाता है। हालांकि फास्टेस्ट एनिमल है, 120 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता है, और उसे पता है कि मैं दूसरा ले लूंगा, तो इसलिए वो भाग जाता है। लेकिन शेर, उसे पता है दूसरा शिकार नहीं होने वाला तेरे से, भूखा मर जाएगा, या तो मरेगा या भूखा मरेगा, या तो लड़के मरेगा या भूखा मरेगा। बताओ कौन सी चॉइस अच्छी है? लड़के मरने वाली सर। भूखा तो पक्का मरेगा, लड़के शायद बच जाए, बट भूखा तो पक्का मरेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो अगर 100 कुत्ते भी आ जाए ना, 100 कुत्ते, और शेर ने शिकार कर रखा है और वो खा रहा है उसको, तो वो खाता रहेगा, घुर्राता रहेगा, उनसे लड़ता रहेगा, लेकिन मैंने शिकार को छोड़ के नहीं जाएगा। 100 कुत्ते आ जाए तो भी। इसलिए शेर को शेर कहते हैं कि वो डरता नहीं है, बट मरता क्या ना करता। लॉजिक तो यहाँ कुछ और ही है कि भाई उसको पता है कि तू मरेगा, और इस परसेप्शन को उसने इतना अंदर घुसा लिया है कि अगर
आप शेर को मार रहे हो ना, या शेर को मारने के लिए भाग रहे हो, तो शेर को लगता है कि ये बंदा मुझे मारने के लिए आ रहा है और ये मेरा शिकार है, तो उसके दिमाग में परसेप्शन होगा, बहादुरी आ गई अब उसमें कि भाई ये तुझे मार देगा या तो तू इसे मार के खा ले, सिंपल। तो वो आपसे लड़ने वापस आएगा, आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। शेर ऐसा एनिमल है कि आपके अगेंस्ट, अगर आप उसको मारने के लिए जा रहे हो या उसने आपको देख लिया और वो आपकी तरफ घुर्रा रहा है, तो चुप करके निकल जाओ आराम से। भागोगे तो वो समझेगा ये मेरा शिकार है, इसको पकड़ लूं, और अगर नहीं भागोगे और आप उसके अपोजिट होगे तो वो सोचेगा कि ये मुझसे लड़ना चाहता है और राज मेरा है, ऐसे कैसे कोई मुझसे बहादुर हो सकता है, क्योंकि उसने हमेशा अपने आगे भागते ही देखा है जानवरों को, समझ गए, और वो किसी से डरा नहीं है, तो उसे लगता है ये नहीं भाग रहा भाई, ये कुछ गड़बड़ है, तो इसको डराना पड़ेगा या फिर इसको मारना पड़ेगा, तो उसको मारने के लिए तैयार होता है। मतलब शेर बेतुकी लड़ाइयां भी लड़ता है। अब एक बाघ होता है, बाघ, बाघ पता है इंडिया का राष्ट्रीय पशु, यस सर, सर बाघ। यस सर, बाघ ना माइंडेड खोपड़ी वाला शेर है, वो फालतू की लड़ाइयां नहीं लड़ता। अगर वो उसके अगेंस्ट हो जाए और उसको लगता है मेरा पेट भरा हुआ है, कहता है अरे जा भाई जा, तू ना दिमाग खा, चला जा, वो छोड़ भी देता है, जा कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसका सटक गया तो वो छोड़ता भी नहीं है समझ गए। तो शेर माइंडेड शेर जो है वो बाघ है, ये याद रख लेना। शेर अगर लड़ाई लड़ने लग गया तो वो उसको छोड़ना नहीं आता, ही डोंट फॉरगिव, वो भूलता नहीं है किसी चीज को, वो लड़ता ही है। लेकिन बाघ जो वो समझदार होता है, वो लड़ता नहीं है अगर लड़ाई को अवॉइड किया जा सके, और अगर ना अवॉइड किया जा सके तो वो लड़ता है। डिफरेंस समझ में आया? तो जंगल का राजा शेर क्यों? भूखा मरता क्या ना करता, इसलिए शेर शेर है, वो पीछे नहीं हटता। अब आपको एक चीज बताऊं, गधा, गधा भी बहुत बहादुर होता है, पता है? शेर के जितना बहादुर होता है गधा। अगर गधा जिस मालिक ने पाल रखा है ना गधा, और उसके ऊपर हमला हो जाता है तो वो शेर से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है, शेर से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है गधा। इसलिए गधे को गधा, थोड़ा होगा सर वो भाग जाएगा। इसलिए गधे को गधा कहते हैं। सोचो, वो शेर से लड़ देता है और शेर भले उसको मार दे उसको कोई परवाह नहीं है, ऐसा होता है गधा। यस अभी रिस्पेक्ट दैट पर्सन है ना, रिस्पेक्ट दैट एनिमल, समझ गए ना? तो यहाँ पर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अब जरा याद रखिएगा कि भाई कुछ बॉर्डर लाइन पर आती हैं चीजें, तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। शेर की तरह हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बाघ का, ठीक है? हर तरह के जानवर, हर तरह की चीजों को आप रिलेट कर सकते हो अपनी स्टडी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, बायोलॉजी से, मैथमेटिक्स से, क्योंकि ये चीजें भी साइंस है और साइंस ही हम लोग हैं, हम भी साइंस से मिलकर बने। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो बॉर्डर लाइन से बहुत दूर है वो डेफिनेटली आयनिक बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखो, फ्लोरीन तो वैसे भी आयनिक नहीं बनाती बेटा, इसका एक और रीजन बताता हूँ। फ्लोरीन का एक और रीजन सुनिएगा। फ्लोरीन के पास में ना क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, डेंसिटी ज्यादा फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना? तो पहली शेल में 2, दूसरी शेल में कितने होते हैं? 8, 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल के अंदर है। तो देखो फ्लोरीन के अंदर टोटल 8 और 2 10 हो गए। जब वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, फ्लोरीन के पास में 10 हो गए, नेगेटिव चार्ज बन गया, 8 और 2 10। अब क्योंकि फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, जरा याद रखना इस बात को, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, उस छोटे साइज में एक और इलेक्ट्रॉन घुसेगा तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में गैप रह जाएगा कम, रिपल्शन जाएगी बढ़, समझ गए? यस सर। यस सर, इस वजह से F नेगेटिव आयन जो है वो इतना स्टेबल नहीं है जितना क्लोरीन नेगेटिव स्टेबल होता है। इसके नीचे आता है क्लोरीन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। मतलब क्लोरीन ना इलेक्ट्रॉन को छीनता इतना स्ट्रांगली नहीं है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को छीन तो रहा है, रस्सी लगा रखी है, जोर लगा रखा है, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास आता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन उसे रिपेल करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तू जा, तू जा। मतलब रख लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं रखते, लेकिन एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन के मुकाबले वो रखना पसंद नहीं करते। इसलिए क्लोरीन भले ही कम स्ट्रेंथ से खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, बट एक बार उसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो अपने पास रख लेता है, क्योंकि क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, उसमें 2p की जगह 3p आ जाता है, थर्ड शेल आ गई, थर्ड शेल का साइज बड़ा होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से फिट हो जाता है। और क्लोरीन कहता है कि अब मैं इसे नहीं जाने दूंगा, बट फ्लोरीन आसानी से डोनेट कर देता है। और हाइड्रोजन बेचारा, अब देखो, अब हाइड्रोजन के साथ इसको कंपेयर करते हैं फ्लोरीन को। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर देगा तो वो तो बेचारा प्रोटॉन रह जाएगा। ना तो फ्लोरीन रखना चाहता, लेना तो बहुत स्ट्रांगली चाहता है, याद रखना, लेना तो बहुत खींच के पूरा जोर लगा रखा है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जानदार अगर कोई एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, जो इलेक्ट्रॉन को छीनता है, किसी से भी छीन तो रहा है, पूरा जोर लगा रखा है रस्सी पे, लेकिन जैसे वो उसकी तरफ आता है वो रस्सी छोड़ देता है, जा 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 समझ में आ रहा है?
नाटक बना Yes, रखा sir. क्लोरीन ने, तो नाटक बना रखा क्लोरीन ने, है ना। और इसी के अगेंस्ट बेचारा हाइड्रोजन वो कहता है यार मेरा इलेक्ट्रॉन मत लो, एक लोता तो है, ये शेर के जैसा है, कहता किसी को दूंगा नहीं, शेयर कर लूंगा बट दूंगा नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता, इसको करना ही नहीं आता, क्योंकि मैं तो अकेला रह जाऊंगा, मरूंगा अकेला, प्रोटॉन अकेला, इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अगर किसी के साथ बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉनिकली आयनिक हो सकता है, वो हल्का फुल्का आयनिक कैरेक्टर ज्यादा भी हो सकता है, जैसे इस केस में HF में ज्यादा आयनिक कैरेक्टर है, बिल्कुल एक्सेप्टेड है, बट फिर भी रहेगा कोवेलेंट ही, समझ गए ना, कि यानी कि उसको कोवेलेंट बॉन्ड ही मानेंगे हम, आयनिक नहीं मानते, भले ही 1.7 से ज्यादा हो, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर ही ज्यादा दिखाएगा। यस, क्लियर होगी बात दोनों केसेस से। Yes, sir. तो फ्लोरीन भी ऐसा, हाइड्रोजन भी ऐसा, ना वो पूरा लेना चाहता है इलेक्ट्रॉन, ना हाइड्रोजन पूरा डोनेट करना चाहता, तो दोनों भाईचारा ही दिखाएंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस भले ही जरूरत से ज्यादा हो गया हो, बट इन्होंने फिर भी भाईचारा ही दिखाना है कि भाई हम दोनों भाई भाई, ना तू डोनेट करना चाहता ना मैं लेना चाहता, लेकिन मैं खींचना बहुत स्ट्रांगली जानता हूँ, तो वो कहता है छीन ले कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता है। क्लियर है भाई, तो ये बात समझ में आ गई। अब यस आगे बढ़ सकते हैं। Yes, हालांकि इस स्लाइड में डाटा सारा लिखा हुआ है, आपको ये डाटा क्रैम करना है, नो डाउट प्लीज, ठीक है। 1.7 अगर वो है तो 50-50 कैरेक्टर होता है आयनिक और वो याद रखना है, बट हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है, वो भी याद रखना है। CH का बॉन्ड जो है वो भी एक एक्सेप्शन है, वो प्योरली कोवेलेंट माना जाता है, जबकि इसमें आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए थोड़ा बहुत, बट हम इसको प्योर कोवेलेंट मानते हैं। कैरेक्टर होगा ना आयनिक, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक Yes, डिफरेंस, sir. बट फिर भी 0.4 का डिफरेंस है, तो ये आयनिक हो सकता है ना, मतलब इसमें स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, पोलर हो सकता है, आयनिक नहीं। पोलर होना एक अलग चीज है, पोलर बॉन्ड आयनिक होते हैं, कुछ हद तक मान सकते हो, उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, 100% आयनिक नहीं होते हूँ। आयनिक होना मतलब जिसको आयनिक मान लेना, वो एक अलग मैटर है। तो यहाँ पर वो दोनों अलग अलग चीजें एक साथ इकट्ठी लिख दी हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बच्चों को ना ये चीज याद आती है, हमने कुछ ऐसा भी पढ़ा था, वो वाला भी रूल था, तो वो रूल मैंने यहीं पे लिख दिया ताकि आपको याद आने की वजह आप डायरेक्ट देख सको। आगे बढ़ते हैं बेटा। पोलराइजेबिलिटी, एबिलिटी क्या होती है, यही स्लाइड करेंगे, फिर डाइपोल मोमेंट को खत्म करेंगे। एबिलिटी होती है भाई, एनायन हैज एबिलिटी टू एक्सपेंड, फैलने की एबिलिटी है ना। एक्सपेंड कैसे करता है एनायन, देखो क्लोरीन नेगेटिव आयन है, इसके पास में बहुत सारे क्लोरीन है, क्लोरीन का क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके पास चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। यस, ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। Yes, sir. इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक जगह तो टिका नहीं, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो कहीं पर भी हो सकता है। जैसे फैन के पंख घूमते हैं ना, ऊपर घूमते हैं, और जब आप घूमते हो फैन के Yes, पंख sir. में देखते हो तो वो कहाँ होते हैं, वो हर जगह होते हैं। हम उसको बोल सकते हैं फैन के पंख का एक क्लाउड सा बन जाता है। फैन के पंख तो 3 ही होते हैं, लेकिन उसका एक क्लाउड सा बन जाता है। क्लियर है Yes, sir. है ना। तो वैसा कुछ, तो यहाँ पर भी क्लोरीन का एक क्लाउड बन रहा है, दैट इज क्लाउड। अब ये क्लाउड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही है इसमें, अगर कोई पॉजिटिव आयन, मान लीजिए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, ये इसको अट्रैक्ट करे तो ये क्लाउड ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, मतलब रहेगा क्लोरीन के पास पर थोड़ा सा ऐसे तिरछा हो जाए। ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन घूमते तो क्लोरीन के चारों तरफ रहेंगे, बट थोड़ा सा मैग्नीशियम की तरफ चले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो बताओ जरा, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, क्लोरीन के पास पूरा इलेक्ट्रॉन है और सोडियम ने पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है, वो लेगा नहीं, वो देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन और एक्सेप्टेशन नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेढ़ा हो गया तो मतलब शेयरिंग हो रही है, यस सर। मैग्नीशियम के पास Yes, इलेक्ट्रॉन sir. जा रहा है Yes, या sir. सोडियम के पास जा रहा है, शेयरिंग हो रही तो कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। यस, Yes, sir. ये आयनिक था, अब शेयरिंग हो रही, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड होता है, डिस्टोर्ट का मतलब सिमेट्रिकल था, गोलमोल जैसा भी था, प्योर चारों तरफ से एक जैसा था, बट अगर वो डिस्टोर्ट हो गया, खराब हो गया, चारों तरफ से एक जैसा नहीं रहा, तो वो क्या कहलाएगा, डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टोर्टेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये कब बनाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, अगर ये क्लाउड और बड़ा हो, तो ज्यादा बड़ा और बड़ा, तो इसको डिस्टोर्ट करना, इसको अट्रैक्ट करना आसान है, यस और नॉट। Yes, sir. यस सर। अगर ये क्लाउड छोटा है, फ्लोरीन का बिल्कुल छोटा सा है, तो इसके पास में अगर कोई पॉजिटिव आयन आता है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हिला सकता है। फ्लोरीन बहुत टाइटली No, sir. तो यानी No, sir. अगर No, sir. नेगेटिव आयन छोटा हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टोर्टेड नहीं हुआ, डिस्टोर्टेड नहीं हुआ तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा। यस, क्लियर है ये बात। यस सर। Yes, sir. और Yes, अगर sir. डिस्टोर्ट हो जाएगा, साइज बड़ा है, तो आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, मतलब कोवेलेंट बढ़ेगा। तो पोलराइजेबिलिटी किसकी होती है भाई, पोलराइज होना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव। पोलराइजेशन का मतलब देखिए, जब क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसा बना लिया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा रह रहे हैं, तो इस तरफ क्लोरीन के स्लाइटली पॉजिटिव, इस तरफ क्लोरीन के स्लाइटली नेगेटिव आ गया, तो ये पोलर बन गया। तो पोलर बनना मतलब पोलराइजेबल।
पोलर बनने के एबल, तो एबल तो यही होता है नेगेटिव आयन। यस, क्लियर है? यस है ना? अब बात करते हैं, ये हो गई पोलराइजेबिलिटी, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अब होता है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है? कैटायन हैज द पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। तो पावर अट्रैक्ट करने की तो कैटायन के पास है, तो कैटायन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। यस, क्लियर है? यस 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 सर। सर। तो ये दोनों चीजें हमारे अब आगे काम आएंगे, हम आगे भी करेंगे इसको, फैजान रूल के अंदर इसको करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए भाई, डाइपोल मोमेंट अब आपको मैं समझाता हूँ। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वो होता है क्यू इंटू डी। व्हाट इज क्यू? क्यू मतलब चार्ज, डी मतलब डिस्टेंस। तो दो एटम्स हैं, सपोज दैट HCl है, तो क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव है, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसको डाइपोलर भी बोल सकते हैं, पोलर भी बोल सकते हैं, एक ही बात। जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनते हैं, उस चार्ज का अमाउंट, मान लो ये 0.001 कूलम चार्ज है, ठीक है? चार्ज का यूनिट होता है कूलम, पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा सबने। यस यस सर। सर। तो मान लो वो 0.001 कूलम चार्ज है इसके ऊपर, इस पे नेगेटिव है, तो इस पे भी तो 0.001 कूलम पॉजिटिव चार्ज होगा, बराबर ही होगा। यस और नॉट? यस सर। यस सर। क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो एक पे नेगेटिव है दूसरे पे पॉजिटिव है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो चार्ज का अमाउंट है वो तो सेम होने वाला है। यस, तो Yes, sir. चार्ज का Yes, sir. अमाउंट लेना है, तो यहाँ क्यू जो लिख रखा है ना, क्यू, इसका मतलब चार्ज का अमाउंट 0.001, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अमाउंट ऑफ चार्ज, तो इसको हम पैरेंथेसिस में इस तरह से क्या बोलते हैं इसको, वो मॉडुलस होता है ना, मॉडुलस मॉड्यूलस, मॉड्यूलस के अंदर रख सकते हैं। तो ये तो हो गया क्यू। मल्टीप्लाई में डिस्टेंस, क्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है? डी। इन दोनों की मल्टीप्लाई को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। यस, समझ में आ गया भाई? Yes, sir. Yes, sir. पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो चार्ज होता है किसी एक एटम पर, उसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों बराबर है। अमाउंट ऑफ चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। और अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट है डेबी, और इसका ऐसा यूनिट है कूलम मीटर, क्योंकि मीटर होता है लेंथ का और कूलम होता है इसका चार्ज का ऐसा यूनिट। तो और एक इस डेबी को 1 डी के अंदर होते हैं 3.33 into 10⁻³ कूलम मीटर। एक डी का मतलब ये है, तो जितने भी डी निकलेंगे उस हिसाब से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यस कृष्णा बेटा, क्या डाउट है आपका, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जो डाइपोल मूवमेंट है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल क्यों है, मतलब डिस्टेंस के साथ क्यों बढ़ती है? डिस्टेंस के सर डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है ना सर चार्ज के साथ, तो वो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? है? यस सर। देखिए, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए डिस्टेंस के ऊपर? देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है एटम, ठीक है, तो अगर उसका डिस्टेंस बढ़ेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। यस सर। डिस्टेंस घटेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। यस सर। बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ेगा किस हिसाब से? 1 सेंटीमीटर आपने डिस्टेंस घटा दिया तो 1 कूलम चार्ज बढ़ गया, 2 बढ़ाया तो 2 बढ़ गया, 3 बढ़ाया तो 3 बढ़ गया। इसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐड हो रहा है, जितना उधर से बढ़ा रहे उतना उधर से ऐड हो रहा है, ठीक है। एक होती है सब्सट्रैक्टिव, वो घट रहा है। एक होती है मल्टीपल प्रॉपर्टी, आपने 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस घटाया तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया वो क्या? अट्रैक्शन फोर्स डबल लग गया, डबल। वो 2 सेंटीमीटर के हिसाब से 2 नहीं बढ़ा, डबल, 2 से गुना हो गया। ये समझ में आया? प्लस ऐड नहीं हुआ, मल्टीपल में यस बढ़ा। सर। ये प्रॉपर्टी होती है हर किसी चीज की। कोई चीज एडिटिव होती है, कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है, कोई चीज सब्सट्रैक्टिव होती है, कोई चीज पावर में भी होती है। वो पावर के हिसाब से बढ़ेगा। आपने 2 रुपए बढ़ाए, आपने 3 रुपए बढ़ाए, वो 3 की पावर से बढ़ गया। आपने 3 बढ़ाए, उसने 9 बढ़ा दिए। यस कृष्णा बेटा, बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो सर उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा। तो सर इसमें तो क्या कहते हैं, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डाइपोल मूवमेंट बढ़ रही है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर डिवाइड हो रहा होता तो क्या कहते हैं, अगर डिस्टेंस देखिए, कम होता तो डाइपोल मूवमेंट मैं बढ़ती। समझ सर गया ऐसे आपकी बात। मल्टीप्लाई बताता हूँ। डिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको पता है कि चार्ज, अट्रैक्शन घटेगा मतलब चार्ज घटेगा। यस सर। चार्ज घटेगा तो डिस्टेंस से, भले ही डिस्टेंस बढ़ रहा है, चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे, ओवरऑल वो वैल्यू कम आएगी, ओवरऑल वैल्यू कम ही आएगी। समझ गए? क्लियर है? यस सर।
ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, ठीक है, फ्लोरीन के केस में और क्लोरीन के केस में। इनको कंपेयर करते हैं जब हम HClH और HF को, तब यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से, भले ही डिस्टेंस बढ़ गया बट चार्ज में इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्लोरीन के केस में, इसलिए उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है HCl का एज कम्पेयर टू HF। क्लियर है? वो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा जनरली डिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली डाइपोल मोमेंट घटेगी, क्योंकि चार्ज उसी रेशो से वो घट जाता है, वो मल्टीपल के रेशो से घटता है चार्ज, तो इसलिए दोनों का एडिटिव नहीं कर सकते हम, या दोनों को ये सब्सट्रैक्टिव भी नहीं होते कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज घटेगा, तो उसका मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लाई ना करके वो माइनस कर दें डिस्टेंस को, तो वैसा होता नहीं है। ये नेचर है इसका कि ये मल्टीपल में बढ़ता है। क्लियर है बेटा? क्लियर है। ठीक है, तो देखिए भाई ये डेब्यू होता है, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। किसी को डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो बेटा, मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।